नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन कांग्रेस आज तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। जिन उम्मीदवारों के नाम इस समय मीडिया में चल रहे हैं, उसे लेकर भी तरह तरह की चर्चा है। भोपाल से जिन्हें बताया जा रहा है कि काइस्ट वोट के कारण एक काइस्ट को टिकट दिया जा रहा है, वास्तव में वो कितने दमदार रहेंगे, क्या काइस्ट वोट उनको मिलेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा पर पूरे ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। पूरे मध्य प्रदेश में कोई खबर हो या ना हो, लेकिन एक खबर प्रतिदिन मिलती है कि आज कितने कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं। तमाम सारे कांग्रेस के ऐसे नेता जिनकी उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी डेली प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, वे अपने साथ में जेब में भगवा दुपट्टा रखते हैं। जहां कांग्रेसी मिला उसके गले में भगवा दुपट्टा डाला और फोटो खिंच जाता है कि अब ये बीजेपी के हो गए हैं। मध्य प्रदेश में वास्तव में लोकसभा चुनाव का क्या हाल है? क्या 40 साल में कांग्रेस कभी इतनी कमजोर रही जितनी आज है? कांग्रेस के वर्तमान हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? इन विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो 4 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत निकट से देख रहे हैं, अजय वोकिल जी। हम उनसे समझते हैं, आपने अजय वोकिल जी के तमाम आर्टिकल पढ़े होंगे, राजनीतिक समीक्षाएं पढ़ी होंगी और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर उनकी कलम लगातार चलती है, लोग उनको पढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग उन्होंने इन 40 साल में तैयार किया है। आज हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, कांग्रेस के जो हालात हैं, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। जो मध्य प्रदेश में हालात बन गए हैं इस समय, और कांग्रेस में तो अब ये स्थिति हो गई है कि मध्य प्रदेश की आधी सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं राजगढ़ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो किसी युवा को चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये क्या स्थिति बन गई है? तो ये कांग्रेस नेतृत्व की जो स्थिति है, चाहे राज्य के स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, न कोई नीति है, न कोई नियत है और न कोई आपस में तालमेल है किसी किस्म का। उसका सबसे बड़ा कारण नतीजा यही मध्य प्रदेश में दिख रहा। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी कांग्रेस की हालत जो है वैसे भी खराब थी। लोकसभा चुनाव में पिछली बार 28 सीटें हार चुकी थी और इस बार लगता है कि 29 सीट भी शायद जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस का गढ़ रहा है और खासकर कमलनाथ के व्यक्तिगत रूप से जहाँ प्रभाव रहा है, वहीं लोग उनके ही आदमी छोड़ छोड़ के अगर जा रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में, तो किस कार्यकर्ताओं का अपनी ही पार्टी में विश्वास समाप्त हो चुका है। ये इस बात का साफ संकेत है। अब सवाल है कि जो आपने कहा कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जो सूचनाएं अभी तक सामने आ रही उसमें यह है कि शायद 15 सीटों पर यह तय हुआ था कि सिंगल नाम भाजपा कांग्रेस की स्थानीय यूनिट भेजेगी केंद्रीय चुनाव समिति को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सिंगल नाम तय है तो उस पर और ज़्यादा विचार करने की गुंजाइश कहाँ बचती है। जिन सीटों पर 2-3 नाम वहाँ तो मान सकते हैं कि भाई बहस हो सकती है, भाई इसको नहीं दिया जाए, इसको दिया जाए, लेकिन जब पार्टी ने लोकल यूनिट ने तय कर दिया कि इसको दिया जाए, तो उसमें उसका नाम घोषित होने में भी समय लग रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और जो नाम तय हुए हैं वो भी गजब के हैं, क्योंकि अधिकांश बड़े नेता मैदान से हटना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे। दिग्विजय सिंह का जैसे आपने बयान जो अभी छपा है, आपने कहा कि चूंकि अब पार्टी कह रही है इसे लड़ना पड़ेगा, मैं तो चाहता था किसी युवा को टिकट दिया जाए, तो ये बात साफ जाहिर करती है कि वो खुद अपनी जीत के प्रति, राजगढ़ से भी जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं है, जो कि पिछली बार भोपाल से 3.5 लाख से हारे थे। और राजगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो पिछले 77 से लेकर अब तक की जो चुनाव हुए हैं उसमें हालांकि आधे आधे बंटवारा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन दिग्विजय सिंह जो आखिरी चुनाव राजगढ़ से जीते थे लोकसभा का, वो मात्र 1000 वोटों से जीते थे 91 में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजगढ़ जैसी सीट जो बहुत कम्युनल पोलराइजेशन वाली मानी जाती है, अगर इस बार दिग्विजय सिंह फिर चुनाव लड़े तो उनके जीतने की संभावना कितनी है। तो जाहिर है कि उनके मन में शंका है, और अभी जो उनके हारने का एक बट्टा लग चुका है, दूसरा वो लगवाना नहीं चाहते होंगे, निश्चित रूप से कोई भी नेता नहीं चाहता। तो अब चूंकि पार्टी कह रही है कि लड़ना तो लड़ जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो हालात हैं इस तरह वो उनके कतई अनुकूल नहीं है, और वो भले ही बड़े नाम हो, वो उनकी जीतने की संभावना बहुत कम है। अजय जी, एक बयान मैं देख रहा था जीतू पटवारी जी का, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 25,000 बीजेपी के लोग कांग्रेस में आए थे, अब जा रहे हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। आप इन हालातों के लिए किसको दोषी मानते हैं, दिल्ली को या भोपाल के नेतृत्व को? पहली बात, 25,000 लोग कौन आए थे ये इसकी गिनती करना है। दरअसल हम देख रहे थे
कि चुनाव से पहले लोगों को लग रहा था कि सरकार कमलनाथ जी की बन सकती है, तो हमने देखा कि 2-2, 250-250, 500 गाड़ियां ले लेके लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो वहाँ ज्वाइन करने वाले और उस तमाशे को देखने वाले सबकी गिनती कर ली होगी उनने। हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव के पहले पीसीसी में कमलनाथ जी की पत्रकार वार्ता हुई थी और काफ़ी लेट आए थे वो, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लेट हो गए थे और मीडिया वालों में बेचैनी थी कि भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आने के बाद उन्होंने सबसे पहला वाक्य एक बड़े उत्साह से कहा था कि भाई मुझे देर हो गई क्योंकि मेरे घर पे लाइन लगी हुई मिलने वालों की। तो ऐसा लग रहा था कि वह पता नहीं कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं और नतीजा क्या आया चुनाव का ये तो सबको मालूम है। तो इसलिए ये आत्मग्धता की स्थिति है, बल्कि गलतफहमी में जो है मुगालते वाली स्थिति जिसको हम कहें वो है, तो वो अलग बात है। हाँ, पहले अगर लाइन लगी हो, थोड़े लाइन लगी थी, लेकिन किन लोगों की, टिकट पाने वालों की, मतदाताओं की लाइन नहीं लगी थी। ये तो चुनाव ने नतीजों ने साबित कर दिया। तो टिकट तो चूंकि ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, इसके संकेत मिल रहे थे, माहौल ऐसा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा दांव उल्टा दिया बीजेपी ने या शिवराज जी ने क्या उसको, तो वो कहानी तो अलग ही हो गई पूरी पूरी। आज की तारीख में तो टिकट स्थिति कांग्रेस। इन हालातों के लिए आप कैसे दोषी मानते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को या प्रादेशिक? सबसे पहली जिम्मेदारी तो केंद्रीय नेतृत्व की बनती है। अब आप सोचिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब आपको राजनीतिक प्रबंधन में जुटना चाहिए था कांग्रेस के आला नेतृत्व को, और कांग्रेस का आला नेतृत्व कौन है सब जानते हैं, कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बगैर उनका पत्ता नहीं हिलता है, तो वो तो केवल एक मुखौटा है पार्टी के। लेकिन जिन राहुल गांधी को इन सारी चीज़ों में पर ध्यान देना चाहिए था, वो यात्रा पर निकले हुए थे। अभी तक 16 तारीख तक जो यात्रा खत्म हुई 16 मार्च को, उसके पहले के 3 महीने आपने केवल आलतू फालतू कामों में गंवा दिए, भाषणबाजी करने में, जबकि आपके जो गठबंधन के साथी छोड़ के जा रहे थे। भाई ये खुद ही मैनेज क्यों नहीं कर सकते थे? उनसे सीधे बात करके उनको रोक नहीं सकते थे क्या? जिस दिन नीतीश कुमार नहीं रुके उसी समय गठबंधन का क्या भविष्य होने वाला पता चल गया था। अगर आप उनको ही रोक लेते, उनको मैनेज करते और दूसरे लोग जा रहे थे उनको रोकते, तो शायद हो सकता था कि गठबंधन एक रहता, जिसके कारण बीजेपी में घबराहट थी कि अगर 1-1 अगर मुकाबला हो जाएगा अधिकांश राज्यों में, तो हो सकता है कि बीजेपी को 300 सीटें जितना ही मुश्किल हो जाए। मुगल जी, आप पिछले 40 साल से जर्नलिज्म में हैं, इन 4 दशक को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। आपने पहले कभी कांग्रेस की ऐसी स्थिति देखी जैसी आज है? मेरा पहला सवाल, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव से क्यों भागना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो इतनी अराजकता की स्थिति में कहूँगा, कांग्रेस के अंदर अविश्वास की स्थिति, अराजकता की स्थिति और एक अनिश्चितता की स्थिति, ये शीर्ष स्तर पर भी है और निचले स्तर पर भी है। लोग किसी को अपने नेतृत्व में भरोसा नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो मैं मानता हूँ आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर जो लोग कांग्रेस को चला रहे हैं, जो उसकी नीति नियंता हैं, वो अधिकांश वो लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं हैं। एक गणेश परिक्रमा करने का दौर है, कुछ राज्यसभा में गए हुए लोग ही जो नीतियाँ तय करते हैं। 1-2 लोग जरूर है, वो राहुल गांधी छोड़ दीजिए, पिछली बार जो है वो 2 सीटों में से एक हार गए थे लेकिन एक जीत गए थे, तो और 1-2 और जुड़ लीजिए आप इसके अंदर। बाकी अधिकांश लोग वो हैं जो राज्यसभा के माध्यम से राजनीति करते हैं, तो उनका ज़मीन से कोई खास जुड़ाव नहीं है और उनको ये मालूम भी नहीं ठीक से कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब अगर ऐसे लोग कांग्रेस की नीतियाँ तय करेंगे और चीज़ों को नहीं समझेंगे, ज़मीनी सच्चाइयों से दूर हो जाएंगे, तो वो नतीजा क्या होना वो साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, तो मध्य प्रदेश में भी लगभग वही स्थिति है। आपने पूरे घर के बदल डालने के चक्कर में नेतृत्व नए लोगों को आप ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि नए और पुराने का भी संतुलन होना चाहिए ना। अब एकदम नौसिखिए के हाथ में अगर ड्राइविंग सीट आप दे दोगे तो गाड़ी किधर जाएगी, आप सोच सकते हो। तो ठीक है, उनका उत्साह हो सकता है, जीतू पटवारी अच्छे हो सकते हैं, रमन सिंगार उत्साही नेता हो सकते हैं, लेकिन अनुभव उसके अपना महत्व तो अपनी जगह है। और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की रणनीति कैसे बनाई जाए और उसको कैसे अमल में लाया जाए, खास करके उस पार्टी से जो 24 घंटे राजनीति ही करती है। अब वो समय गया जो एक ज़माने में कि जब फुर्सत मिलती तो राजनीति करते थे। अब तो आपको 24 घंटे उसी में जीना और मरना है। तो अगर ऐसे लोग जब तक कांग्रेस को नहीं चलाएंगे, कांग्रेस के नीति नियंता नहीं होंगे, रणनीतिकार नहीं होंगे, तब तक तो कोई कांग्रेस को कोई भविष्य दिखता नहीं मेरे को ज़्यादा। मैंने जो एक सवाल पूछा कि कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण सीधा हार का डर। निश्चित रूप से भाई, पिछली बार 28 सीटें जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब बीजेपी कांग्रेस ने जब 29 में से 28 सीटें गंवा दी थी, और 29 सीट भी शायद वो अंडरस्टैंडिंग के कारण जीत पाए थे, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि मात्र 37,000 से नकुलनाथ की जीत, कमलनाथ के उनके पिताजी कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी वो 4 विधानसभा सीट जो 7 में से 4 में हारे थे, केवल 3 विधानसभा ने उनको सहारा दिया था और वो जीत पाए थे।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये बीजेपी और शिवराज की और जो कमलनाथ की अंडरस्टैंडिंग काम कर गई और अंततः निकल गए वो। तो सवाल है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से जिता पाए थे वो, तब आज तो कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं, तो उसका क्या उनका इम्पैक्ट होगा। तो हो सकता है 29 सीट भी इस बार निकल जाए। तो ये नतीजा साफ दिख रहा है, मतलब जो इसको अलग से इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और सबसे बड़ी जो मैं बहुत लॉजिकल बात बोलूँगा वो ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो लोग विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिला था, 40%, और थोड़ा सा बीजेपी को आधा % ज़्यादा मिला था। और 4 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी पक्ष में 58% वोट हो गया, यानी 18% का शिफ्ट। ये 18% का स्विंग जो है सिर्फ 4 महीने के अंदर हो गया, आप देखिए। और इस बार तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंट में विधानसभा में 8% का अंतर है। तो आप सोचिए अगर ये और स्विंग होगा तो कितना, कहाँ तक जाएगा ये, तो क्या 29 सीट नहीं निकलेगी? बस ये गणित बहुत साफ है बिल्कुल। एक और मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो गुट हुआ करते थे वो सिंधिया जी का था, पचौरी जी का था, कमलनाथ जी का था, दिग्विजय सिंह जी का था। 2 गुट पूरी तरह बीजेपी में चले गए, पचौरी जी चले गए, सिंधिया जी चले गए। कमलनाथ जी जाते जाते ऐसा लगता है कि दरवाजे पे पहुंच गए और फिर वो वापस लौट आए या उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, जैसे कि लोग चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे, हमने सबने देखा कि कमलनाथ जी अब खुद अपनी पार्टी में संदिग्ध हैं इस समय। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? कांग्रेस को रिवाइव करने में तो बहुत समय लगेगा अभी। आपने जैसे कहा कि जो गुट, तो 4 गुट थे तो 4 में से 2 तो चले ही गए, एक लगभग खामोश हो गया है कमलनाथ जी, और वो भी हो सकता है आखिरी मौके पे कोई पाला बदलने तो कह नहीं सकते। अब बचे दिग्विजय सिंह, या दिग्विजय सिंह भी अपनी उम्र के लोग आखिरी दौर में हैं, मतलब 77 साल के तभी है, और अगर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे मान हालांकि बहुत कम है, अगर हार जाते हैं तो वो अगले 5 साल बाद तो 82 साल के होंगे, तो क्या कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि नई पीढ़ी को तैयार करने का एक सिलसिला होता है हर राजनीतिक दल के अंदर। अगर वो नया खून अगर पुराने की जगह नहीं लेता, और ये नियमित प्रक्रिया है ये, जो कि बीजेपी कर रही है। क्योंकि बीजेपी अभी आप देख रहे हैं कि ये 2024 की नहीं 2029 की तैयारी कर रहे हैं। वो नए नए लोगों को आगे ला रहे हैं, नए लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। कांग्रेस में तो ऐसा कुछ है नहीं, जब कुछ पाने का मौका आ जाता है, जैसे एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कहीं कि साहब वो चुनाव लड़ते समय तो बड़े नेता पीछे हो जाते हैं और जब राज्यसभा का नंबर आता है तो सबसे आगे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे आसान तरीका संसद में घुसने का वही है। तो अगर ये प्रवृत्ति है कि आप सीधे मैदान में उतरना नहीं चाहोगे, सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहोगे, आप जो है वो पिछले दरवाजे से एंट्री करना चाहोगे, तो पिछले दरवाजे की एंट्री से करने वाली राजनीति तो अब खत्म हो चुकी है। अब तो सीधे आमने सामने की लड़ाई है। अगर आप में लड़ने की कुव्वत है, तलवार हाथ में लेके कूदने की आप में हिम्मत है, तो आप जिंदा रह सकते हो इस राजनीति में, अदरवाइज आप तो खत्म हो जाओगे। अभी जैसे भोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि अरुण श्रीवास्तव जी को टिकट दे रहे हैं, और अरुण श्रीवास्तव जी के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि केवल उनकी जो पहचान है वो बिमला श्रीवास्तव उनकी मदर के नाम से है। इसके अलावा उनका शायद कोई योगदान बड़ा ना कांग्रेस में है ना समाज में है, हो सकता है केवल काहे समाज में रहा हो। क्या लगता है कि आखिर ये निर्णय हो कैसे रहे हैं? कांग्रेस में जनाधार वाले टोटल खत्म हो गए हैं जो आपको इस तरह की टिकट देनी पड़ रही है? देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि पिछले 35 साल से लगातार कांग्रेस भोपाल में हार रही है, भोपाल लोकसभा सीट। तो जितने भी संभावित कैंडिडेट हो सकते थे वो सारे आजमाए जा चुके हैं, चाहे पीसी शर्मा हो, चाहे वैभव पटेल हो, चाहे और भी कोई हो। तो इवन बाहर से उम्मीदवार लाके भी उन्होंने एक बार टेस्ट करके देख लिया। नवाब भटौती को उतार के भी देख लिया 91 के चुनाव में, जब उनको लगा था कि, लेकिन वो भी 1 लाख से हार गए। तो सवाल ये है कि कांग्रेस ने तमाम तरह के लोगों को टेस्ट करके यहाँ देख लिया है, तो वो तो कोई सफल नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि अब किसी को तो टिकट देना पड़ेगा। तो अरुण श्रीवास्तव का नाम हो रहा होगा, हो सकता है वो खुद भी चाह रहे हों, और जो उसके पीछे जो तर्क है बहुत ही बोधा किस्म का है कि साहब 1-1.5 लाख जो है वो कायस्थ वोट हैं भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो वो सब कांग्रेस साथ हो जाएंगे, और 3-3.5 लाख मुस्लिम वोट हैं, उनको जोड़ लिया जाए तो 5-6 लाख वोट तो ही हो जाते हैं, और वो उसी तरह जीत भी सकते हैं। मतलब इसमें जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है, ये लॉजिक आपके गले उतर रहा है? नहीं, मतलब एक लॉजिक जो मेरे सुनने में आया है वो, क्योंकि मैंने भी जो आप सवाल मेरे से कर रहे हो, मैंने कुछ मित्रों से किया था कि भाई इस चेहरे को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है। तो एक तर्क ये दिया है कि शायद हो सकता है कि इस कारण से उनको दिया गया होगा। लेकिन जहाँ तक ये है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, और उसमें इनको भोपाल की एक शायद विधानसभा क्षेत्र में ही लोग जानते हो तो बड़ी बात है, दक्षिण पश्चिम में इसके अलावा तो शायद ही कोई जानता होगा। अब ये है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है, वो अलग बात है। वो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है, जो फिर भी गिरी हालत में भी मिल ही जाएगा कांग्रेस को, वो जो 25-30-35-40% जो होता है वो तो मिलता ही मिलता है कांग्रेस को, क्योंकि वो जो पट्टर कांग्रेसी वो देते हैं। एक आखिरी सवाल ये है
कि क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद जिस तरह कमलनाथ जी को हटा के जीतू को जिम्मेदारी सौंपी है वो गलत कदम हो गया कांग्रेस के लिए? जिस तरह जीतू ने एकदम कमलनाथ जी को अलग थलग कर दिया, जिस तरह जीतू पटवारी ने आते ही सारी कार्यकारिणी भंग कर दी, आज आप चुनाव मैदान में हैं लेकिन जीतू के अलावा कोई पदाधिकारी नहीं है कांग्रेस के पास, तो इसका कितना नुकसान हो रहा है और आपने कार्यकारिणी क्यों नहीं बनाई चुनाव से पहले? देखिए, जो आनंद फानंद में फैसले होते हैं तो उसका नतीजा ये होता है, भैया आपको जब हटा, ठीक है कमलनाथ और आप दिग्विजय सिंह से मुक्ति पाना चाह रहे होगे वो अलग बात है, लेकिन सवाल है कि जब 4 महीने बाद आपको फिर एक बड़े चुनाव में जाना है, भैया अगर ये 2-3 साल बाद चुनाव होता तो फिर हो सकता था ये प्रयोग सफल हो सकता था कि भैया आप धीरे धीरे उनको मौका देते और वो अपनी कार्यकारिणी बनाते, अपने नेताओं को आगे लाते वगैरह वगैरह। जब ये आपको मालूम है कि एक चुनाव खत्म हुआ नहीं, अगला बड़ा चुनाव आपके सामने है, उस समय आप पूरे घर के बदल डालने की बात कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि न बड़े पुराने काम कर रहे हैं न नए काम कर रहे हैं। और खुद जीतू पटवारी भी वो बहुत गंभीर किस्म के नेता नहीं माने जाते हैं कांग्रेस में भी, और अभी उनको जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सीजन्ड पॉलिटिशियन जो है बहुत संजीदा नेता उस तरह का भी नहीं है, और उनको अभी काफ़ी सीखना है। आने वाले समय में हो सकता है कि वो बड़े नेता के रूप में उभरें, वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में जब सबसे ज़्यादा जरूरत आपको एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो पूरी पार्टी को एक रख सके, पूरी पार्टी को उत्साह पैदा कर सके और पूरी ताकत के साथ लड़ सके, उसको प्रेरित कर सके, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सके, ऐसे नेता की जरूरत है। तो ऐसा तो कुछ उनके अंदर है नहीं। जिस तरह के वो कमेंट विधानसभा में करते हैं या बाहर करते हैं तो बहुत हल्के किस्म के ज़्यादातर होते हैं, तो इससे कोई सही मैसेज नहीं जाता। एक गंभीर नेता की बात अलग होती है और एक चर्चा में रहने वाले नेता की बात अलग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अजय बोकिल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने कितनी गंभीरता के साथ और बड़े शब्दों के अच्छे चयन के साथ समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस इस समय जिस गिरावट के साथ उतरी है, इसका पुनरुद्धार कह दें या रिवाइवल कह दें, बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश में अजय बोकिल जी को लगता है कि इस बार कांग्रेस का खाता खुल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। और लगातार पराजय के कारण कांग्रेस में हताशा का माहौल है, और इस हताशा के का ही कारण है कि बड़े बड़े नेता भी टिकट लेने को तैयार नहीं है, चुनाव से भाग रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब मैदानी चुनाव की जरूरत पड़ती है तो तमाम सारे नेता भाग जाते हैं, लेकिन अभी राज्यसभा का यदि चुनाव होगा तो यही नेता जो आज चुनाव लड़ने में आनाकानी कर रहे हैं, ये सबसे आगे लाइन में दिखाई देते हैं। यानी कि एक बैकडोर एंट्री से सब आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस की इन हालातों के लिए ये अजय बोकिल जी का मानना है कि पहले दिल्ली जिम्मेदार है, और बाद में भोपाल में उन्होंने जो निर्णय लिया है मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, वो भी शायद निर्णय उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद अब साबित नहीं हो रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।